दूसरा व्यंजक है। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन ने आपसे बोला है, क्या बोला? देख लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को, कि निम्न सारणी के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इसकी सहायता से विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो ये आप लोगों के सामने है, समझ रहे हो। इसको देखते कि हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखो जैसे ग्राफ कैसे खींचोगे आप, तो सबसे पहले इसने दिया है वेग का मान और समय का मान। तो समय देखो मैंने यहाँ पर आपके सामने समय अक्ष और ये जो है वेग अक्ष, मैंने समय के यहाँ पर अपने आवश्यकता के अनुसार देखो समय को मैंने 0, 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर वेग कार का जो वेग है ना उसको मैंने 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ले चुका हूँ। समझ गए। 0 को 0 से मिलाना, 5 को 2 से मिलाना, 10 को 4 से, 15 को 6 से, 20 को 8 से, 25 को 10 से और 30 को 12 से। समझ गया, ये आपके सामने मिल चुका है। समझ रहे हो। 5 जो है वो 2 से मिला है, 10 जो है वो 4 से मिला है, 15 जो है 6 से मिला है। इस प्रकार ये ग्राफ जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो ग्राफ तो हम लोगों ने खींच दिया। दूसरी बात बोल रहा था भाई साहब कि विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन कैसे ज्ञात करोगे? तो हम लोगों को पता है कि एक समान त्वरित गति में क्या होता है कि जो विस्थापन होता है ना वो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो घेरा गया क्षेत्रफल, तो वेग समय ग्राफ कहते हैं किसको है? तो ये जो आपको ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही इसी को वेग समय ग्राफ बोलते हैं। और ये समय अक्ष, तो ये वेग समय ग्राफ और ये समय अक्ष, इन दोनों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया है जो आपको त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। और त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा आपके लिए? OB, और ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी AB। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे 1/2 आधार का जो मान है वो कितना बेटा? 30 है। और ऊंचाई जो है देखो ये है पूरी उसकी ऊंचाई। तो इसकी जो ऊंचाई है पूरी आप लोग देखोगे 12 है, तो 12 लिख दिया मैंने। 2 से हम लोगों ने काट दिया 12 को 6 बार, तो 6 × 18 मतलब 180 मीटर। अब आपको लगेगा सर जैसे आपने यहाँ पर क्या किए वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ और विस्थापन बराबर आप लोगों ने देखा होगा, विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग गुणा समय। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो आप लोग बोल रहे होगे कि सर विस्थापन का जो मान है वो यहाँ पर इस एरिया के बराबर मतलब क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ मीटर आ कैसे रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि वेग का मात्रक जो होता है, क्योंकि देखो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, उसका मतलब ये जो राशियां हैं वो मीटर प्रति सेकंड है और ये सिर्फ सेकंड है। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? मीटर बचेगा। इसलिए विस्थापन का जो मात्रक है यहाँ पर मीटर आता है। जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। बच्चों ये जो टॉपिक है वो है कक्षा 11वीं का, और इसी का थोड़ा सा भाग आप लोगों को देखने मिलेगा कक्षा 9वीं में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्राफी विधि से समीकरणों को, गति के समीकरणों को व्युत्पन्न नहीं कर पाते, है ना। गणितीय विधि से बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफी विधि में पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। तो बच्चों आप लोग अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो आप लोग खुद ही देखना कि वीडियो के समाप्त होने के बाद आप लोगों को ये जो विधि है ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति है बड़े आराम से आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर PCMB क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसे इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो आपके सामने जो मैंने ग्राफ तैयार करके रखा हूं ये है अपना वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ किसको बोलते हैं हम लोग? जब वेग और समय के मध्य हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो उसे हम लोग वेग समय ग्राफ या VT ग्राफ बोलते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो यहाँ जो एक्स अक्ष आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने उसमें समय दर्शा दिया, मतलब समय अक्ष का कार्य जो है वो एक्स अक्ष करेगा। उसके बाद हम लोगों ने वेग को दर्शा है वाई अक्ष के अनुदिश। इसका मतलब जो वाई अक्ष है वो वेग अक्ष का कार्य करेगा। ठीक है ना। मान के चलते हैं कि यहाँ पर समय का मान है 0। ठीक है बेटा, यहाँ जब समय का मान 0 मतलब यहाँ पर जो है वो t बराबर 0 है। तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 0 को आप लोगों ने u से मिलाया, तो एक बिंदु ये हो गया आपका। माना कि कुछ समय पश्चात अर्थात t समय पश्चात, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते जो समय का जो मान हो गया वो t हो गया। तो t समय पश्चात अपन लोग देखते हैं कि वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब हम लोग इस समय को और इस वेग को जब मिलाएंगे तो इस नए बिंदु पर मिलेगा, और इन दोनों बिंदु को जब हम लोग खींचेंगे तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। समझ रहे मेरी बात? आप लोग क्या करेंगे, इस रेखा को वेग समय ग्राफ बोलते हैं हम लोग। अब इस वेग समय ग्राफ की सहायता से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज गति के तीनों समीकरण सिद्ध कर। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया।
है। तो सबसे पहले चित्र के बारे में देख लीजिए आप लोग कि चित्र में वेग समय ग्राफ आपके सामने प्रदर्शित है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए यहां पर OA इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू U। अब OA किधर है, तो जो OA आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये O और ये A, ठीक है ना, इसके बराबर होगा कौन, BP, और इन दोनों का जो मान है वो स्मॉल u है, मतलब प्रारंभिक वेग u है। उसके बाद बेटा OD बराबर PC, तो ये हो जाएगा OD, और जो OD जो होगा वो इसके PC के बराबर होगा, जिसका मान जो अपन लोगों ने क्या मान लिया, V मान लिया। इसके बाद आपको दिख रहा है BC बराबर AD, तो BC कहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है BC, और BC जो है वो बराबर होगा किसके, AD के। अब ये आपको कैसे कैसे प्राप्त होगा BC, तो आप लोग खुद समझो कि ये जो टोटल जो लंबाई है, टोटल लंबाई में से आप लोग इतनी लंबाई को माइनस कर दो, मतलब BP को माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन बच जाएगा, BC। इसका मतलब टोटल लंबाई का मतलब हो जाएगा V, और V में से जब आप लोग U को घटा दोगे तो आपके सामने BC बच जाएगा। तो BC का जो माना जाएगा वो आ जाएगा V माइनस U। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए OP बराबर AB, तो हो जाएगा OP और बराबर हो जाएगा AB। इसका जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, T के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलो आगे अपन लोग देखते हैं गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए हम लोगों को ये पता है, क्योंकि देखो गति का पहला समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ पर हम लोगों को कभी भी देख लें, चाहे कोई भी विधि से आप लोग गति का पहला समीकरण सिद्ध करो, वो त्वरण की सहायता से ही सिद्ध होता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो त्वरण होता है वो हमेशा वेग समय ग्राफ की ढाल अर्थात प्रवणता के बराबर होता है। जो प्रवणता जो होती है वो tan थीटा होती है, समझ रहे हो, तो त्वरण जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर स्मॉल a इज इक्वल टू tan थीटा, लंब बटे आधार कहां से लाओगे आप लोग, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, मतलब ये BC को हम लोग लंब बोलेंगे, और जो AB है वो किसका कार्य करेगा, यहाँ पे आधार का कार्य करेगा। स्मॉल a इज इक्वल टू BC का मान बेटा कितना है, तो देखिए आप लोग BC का मान आपको दिखाई दे रहा होगा V माइनस U, और अपॉन में जो AB है, तो AB का मान आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है बेटा, तो AB का मान आप लोगों को दिखाई देगा, देखो AB बराबर कितना है, T है, या चित्र में देख लो आप लोग AB का जो मान है वो किसके बराबर है, T के बराबर है। यहां जब आप लोग इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्या, AT बराबर V माइनस U, माइनस U को पक्षांतर करोगे तो जो माइनस U है वो प्लस में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये AT प्लस U बराबर V, और इसी को आप लोग पलटा कर क्या लिख सकते हो, V बराबर U प्लस AT। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि गति का पहला समीकरण आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण क्या बोलता है कि एक समान त्वरित गति के लिए हम जानते हैं कि जो विस्थापन होता है वो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका मतलब देखिए, इसको अपन लोग बोलते हैं वेग समय ग्राफ, और ये जो है वो समय अक्ष, तो इन दोनों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब S विस्थापन बराबर एरिया ऑफ OACP, तो OACP का क्षेत्रफल। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो गति का जो दूसरा समीकरण होता है, देखो ये होता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा याद रखने का मैं तरीका आपको बताता हूं, क्योंकि देखो विस्थापन का जो समीकरण वो कितने भागों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दो भागों में डिवाइड दिखाई दे रहा है, एक UT और दूसरा 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिमाग चलाना है कि गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए ये जो क्षेत्रफल है ना, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। अब दो भाग कैसे, जैसे एक भाग हो जाएगा आयत और एक भाग हो जाएगा त्रिभुज, तो ये दोनों भाग को हम लोग अलग अलग लेंगे, ये याद रखना है। तो S बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, आयत का नाम क्या बेटा, OABP, तो यहां पर लिखेंगे अपन लोग क्या, OABP प्लस एरिया ऑफ, ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका नाम क्या होगा, त्रिभुज का ABC, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ ABC। अब यहां पर आप लोगों को आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई आप लोग इसका ले सकते हो क्या, OP ले सकते हो, ठीक है, और चौड़ाई जो इसकी क्या ले सकते हैं आप लोग, BP ले सकते हैं, ये हो जाएगी BP। अब आप ये लोग बताइए कि S बराबर OP का जो मान है वो दिखाई दे रहा है आपको T के बराबर है, गुणा BP का जो मान है बेटा देखो ये U के बराबर है, तो ये U हो जाएगा। अच्छा, इसका सूत्र लिखना बाकी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार आप लोग ले लोगे किसको, AB को, तो हो जाएगा AB आधार, गुणा उसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, BC, तो यहाँ पर BC हो गई इसकी ऊंचाई। अब आगे देखिए, प्लस 1/2 बेटा AB का मान ढूंढिए जल्दी से, AB कहाँ गया, तो AB का जो मान है वो किसके बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो AB है वो T के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान T।
और साथ में जो BC है, BC कहाँ गया, ये जो BC जो है, तो BC का मान आपके सामने है कितना, V माइनस यू, तो इसका मान हो जाएगा V माइनस यू। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, तो S बराबर देखो U और T का गुणा क्या हो जाएगा बेटा, UT, ठीक है, प्लस 1/2 और ये हो जाएगा T। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, V माइनस यू। तो मैं आपको बता दूं गति के पहले समीकरण से, तो देखिए गति का पहला समीकरण है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पक्षांतर करो u को, तो क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस यू, है कि नहीं, और v माइनस यू बराबर आपको क्या देखने मिल जाएगा वहां पे 80। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि v माइनस यू बराबर 80 होता है, तो हम लोग यहाँ पर v माइनस यू की जगह में, अरे ये दिखाई नहीं दे रहा था क्या, हाँ ठीक, तो यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार कि जो v माइनस यू है, देखो ये पक्षांतर करें u को अपन लोगों ने तो माइनस में चलेगा, तो v माइनस यू जो है वो किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर, तो v माइनस यू बराबर 80। तो हम लोग क्या करेंगे, ये v माइनस यू की जगह में क्या रख देते हैं यहाँ पे 80। अब देखो एक स्टेप और देखिए यहाँ पे आप लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, s बराबर ut प्लस 1/2, यहाँ पर देखिए a हो जाएगा और t का जो गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, t²। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण भी सिद्ध कर दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद अब अंतिम समीकरण बचा है गति का तीसरा समीकरण। अब गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति में अपन लोग आते हैं, तो सबसे पहले यहां पर भी वही काम कर रहे हैं। गति का एक समान त्वरित गति के लिए हम जानते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो हो जाएगा एरिया ऑफ OACP। तो जैसे आप लोगों ने गति के दूसरे समीकरण में उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, याद ये रखना है कि गति के तीसरे समीकरण में उसको 2 भागों में डिवाइड नहीं करना है, और सीधे OACP का क्षेत्रफल, मतलब ये जो है आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसको अपन लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपके सामने इसका सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो OACP का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेटा कोष्टक में यहाँ पर रहेगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और साथ में क्या रहता है इसकी, क्या रहती है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1/2 जैसा का वैसा रहेगा। अब समांतर भुजा का मतलब जो भुजाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है उनको अपन लोग समांतर रेखा बोलेंगे। तो देखो ये वाली एक भुजा हो जाएगी जिसका नाम है OA, और एक भुजा का नाम हो जाएगा बेटा क्या, P से लेकर C तक, OA प्लस PC, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, OA प्लस PC, समांतर भुजाओं का योग हो गया। अब इसकी ऊंचाई किसको बोलते हैं, तो जो भुजा इन दोनों भुजाओं को मिलाती समांतर रेखा को उसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों समांतर रेखाओं को कौन मिला रहा है, OP, तो ये उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, OP। अब हम लोग इसका मान रखने जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 1/2 जैसा का वैसा गुणा OA का मान और PC का मान। मैं एक साथ आपको चित्र में दिखा देता हूँ, OA का मान और PC का मान। तो बेटा OA का जो मान है वो है क्या, U, और PC का जो मान है मतलब नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक, तो बेटा उसका जो मान क्या है, V। तो U प्लस V इसका मान आ जाएगा। इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, U आ रहा है, और इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, V आ रहा है, ठीक है। और OP का जो मान है बेटा देखो ध्यान से, OP जो है वो OP, O से लेकर P तक, जिसका मान क्या है, T है, ठीक है, T। अब आप लोगों को बता दूं कि गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। यहां पर कहीं पर भी आपको समय दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर आपको समय को गायब करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, समय का मान निकाल के इसको समय को यहां समय का मान रख दो। तो समय का मान हम लोग निकालने के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, चूंकि बोलेंगे यहाँ पे, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है ना। यहाँ पर बोलेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखो लंब का मान और आधार का मान बताओ। थीटा के सामने लंब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो B माइनस ये BC, और BC का मान मैंने आपको बताया था क्या, V माइनस यू, ठीक है। और आधार जो हो जाएगा ये वाली भुजा हो जाएगी जिसका मान क्या हो जाएगा, T। मतलब लंब बटे आधार का मतलब V माइनस यू बटे T। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, लंब का जो मान था बेटा वो था V माइनस यू, और बटे आधार का जो मान था क्या था, T। और हम लोगों को पता है कि एक समान त्वरित गति में जो tan थीटा है वो किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A बराबर V माइनस यू अपॉन T। तो यहाँ से आप लोगों को समय का मान निकालना है। समय का मान कैसे कैसे निकालोगे, तो ये बटे वाले T को आप लोग इधर गुणा में भेजिए, और ये जो A है उसको आप लोग बटे में भेजिए। तो यहाँ से आप लोगों ने किसका मान निकाल दिया बेटा, T का मान। अब इस T के मान को उठाकर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, इसको मैं चलो इक्वेशन दे देता हूँ 1। तो यहाँ पर अपन लोग बोलेंगे इसलिए S बराबर, तो S का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/2। जो U प्लस V है क्या आप लोग उसको V प्लस यू लिख सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गुणा में जो T का मान है वो क्या है बेटा, V माइनस यू अपॉन में कौन रहेगा, A। यहाँ पर आप लोगों को एक सूत्र याद आना चाहिए फिलहाल में, तो कौन सा सूत्र याद आना चाहिए, A प्लस बी A माइनस बी। तो A प्लस बी A माइनस बी बराबर क्या होता है बेटा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और बटे में कौन रहेगा यहाँ पर ए रहेगा। हम लोग अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे बटे वालों को, तो गुणा में जाएंगे। तो ये देखो 2 बटे में था, इधर आके गुणा हो गया, और ये भी बटे में था, ये भी गुणा में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखो ये 2b और a भी दोनों के दोनों गुणा में आ गए, और यहां पर पहले से कौन था s बराबर, इस तरफ क्या बचा सिर्फ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर v स्क्वायर को यहीं बचा लो, माइनस यू स्क्वायर को आप लोग इस तरफ भेज दोगे, तो हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर। तो आपके सामने इसको हम लोग सीधा करके रखते हैं, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो ये आपके सामने देखिए गति के तीनों समीकरण को मैंने आप लोगों के सामने ग्राफी विधि से हल करके रख दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। ग्राफी विधि से गति के समीकरण सिद्ध करना आपके 11वीं कक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि अपना सहयोग जो है प्रदान करते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।